Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of October 2024. तो गाइज आज है तारीख 1 अक्टूबर 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कैनरी आइलैंड्स को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा कल के वीडियो में हमने नमस्ते स्कीम के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये स्कीम भारत सरकार लेकर आई है, लेकिन इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि ये स्कीम सब्सिडाइज्ड हाउसिंग प्रोवाइड करवाएगी टू द सैनिटेशन वर्कर इन अर्बन एरियाज, या ऑप्शन नंबर बी मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने का इसका मेन पर्पस है, या ऑप्शन नंबर सी जो फ्री हायर एजुकेशन है वो मैनुअल स्कैवेंजर्स के चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करवाने का इसका मेन पर्पस है, या ऑप्शन नंबर डी बात करता है कि ये स्कीम एक नेशनल डेटा बेस प्रोवाइड करवाएगा जिसमें ट्रेडिशनल क्लीनिंग प्रैक्टिस का सारा डेटा इसमें रहने वाला है। तो बताइए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है। चलिए शुभारंभ करते हैं और आज के सेशन को डायरेक्टली शुरू करेंगे अपने थंबनेल वाले आर्टिकल से। वीडियो डिले हो गया है, मुझे पता है यार, आपको मैंने कल शाम को ही बता दिया था शाम वाले वीडियो में कि जो लैपटॉप वगैरह है उसका डेटा क्रैश हो गया है, वो ओपन नहीं हो रहा है, तो साउंड वगैरह में थोड़ा इशू आ रहा था। जैसे तैसे मैनेज किया है, आज वीडियो फिर भी यहाँ पर आएगा रिकॉर्डिंग चलेगी, चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी इशू हो। तो हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा वॉइस में फिर से चेंज लग रहा हो, क्योंकि दूसरी जगह पर आकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो यार, कैसी भी स्थिति हो, काम तो करना है और ये डेटा, ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। सबसे खास बात दोस्तों, हर एक आर्टिकल में आपको ये पता चलेगा कि करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वो क्वेश्चन मैंने आज भी लगाए हैं। कल मैंने एक डेमो दिखाया था जो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, हम करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं और करंट अफेयर हर कोई पढ़ा रहा है। आपको सौयों वीडियो, हज़ारों वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। सेम एनालिसिस के सेम चीज़ें यहाँ पर चल रही होती हैं सभी जगह पर, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ है यार, करंट अफेयर जो चल रहा है मामला। लेकिन क्वेश्चन यह है कि यहाँ से सवाल कैसे बनेगा, उसकी प्रैक्टिस दोस्तों हमने कल से शुरू कर दी है। तो हर एक आर्टिकल में आपको तरीका बताया जाता है प्रीलिम्स और मेंस में सवाल बनने का, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है बाकी सारे वीडियोज़ के कंपैरिजन में, वो आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम अपने थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में शुरू करने वाले हैं। तो मामला है क्या, ये दोस्तों आप देख पाएंगे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल कल से पब्लिश हुए हैं जहां पे बोला जा रहा है मारबर्ग वायरस, इसका जो प्रॉब्लम है वो वापस से शुरू होता हुआ नजर आया, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर में, जिसको लेकर कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि आखिरकार ये डेडली मार्बर्ग वायरस है क्या, जो बैट से ओरिजिनेट होता है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, इनकी वेबसाइट पर भी इसके बारे में मेंशन किया है। ये WHO रवांडा की साइड का है और ये स्पेशली ये बोलते हैं कि अभी के समय पर दुनिया में एक बार फिर से मारबर्ग वायरस की जो डिजीज़ है वो बढ़नी शुरू हो गई है और ये प्रॉब्लम रवांडा से रिपोर्ट की गई है। 26 केसेस कंफर्म कर दिए गए हैं और भी कई सारे सस्पेक्टेड केसेस है जहां पे शक है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है इन लोगों में भी। नाउ सबसे पहली चीज़, लोकेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार रवांडा है कहाँ पे। रवांडा कई सारे रीजंस की वजह से पहले भी चर्चाओं में रह चुका है, यूके के साथ में एग्रीमेंट करा है, उस वजह से भी चर्चाओं में रह चुका है। तो अच्छे से यहाँ पे रवांडा को मैप में देख लीजिएगा कहाँ पर है। आइए मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारा पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको कई सारे देश देखने को मिल जाएंगे, 50+ कंट्रीज आपको यहाँ पे नजर आएंगी, ठीक है। अब इन्हीं कंट्रीज के अंदर में रवांडा आप देखेंगे दोस्तों तो अंगोला, जाम्बिया, तांजानिया, ये कुछ कंट्रीज है, इनके बीचों बीच में नजर आएगा। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बड़ा देश है, बहुत छोटा सा यहाँ पर आपको ये देश देखने को मिल जाएगा रवांडा। ये आपको ग्रीन कलर का हाईलाइट इसमें दिख भी रहा होगा। तो रवांडा के आसपास कौन कौन से देश है, ऊपर युगांडा है, नीचे बुरुंडी है, देन उसके बाद में तांजानिया है जो उसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर कर रहे हैं। आसपास कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी आपको नज़र आती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात। नाउ अब आगे की यहाँ पर बात सुनिए दोस्तों, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो बेसिक फैक्ट्स तो आपको पता होने ही चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज़ देखिए, इस बीमारी को हम मार्बर्ग हेमोरेगिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कम दिखाई पड़ता है, एक रेयर डिजीज़ है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये
इंसान और जानवर दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है ना। सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार ये मार्बर्ग वायरस फैलता कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो ये बीमारी दोस्तों होती है मार्बर्ग वायरस की वजह से, और ये जो वायरस है ये एक जूनोटिक वायरस है, ध्यान रखिए। मतलब ये एक ऐसा वायरस होता है कि जो जानवर से इंसानों में फैलता है और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, जैसे कोविड-19 है, समझ गए। और उसके बाद मार्बर्ग और इबोला, आपने इबोला वायरस का नाम भी सुना होगा। ये दोनों एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं और उस परिवार का नाम है फिलोविरिडे फैमिली, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फिलो वायरस भी बोलते हैं। तो इस फैमिली से बिलोंग करने वाला ये मार्बर्ग वायरस है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, लेकिन सवाल यह है कि सर इसका नाम जो है मार्बर्ग वो क्यों रखा गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मार्बर्ग वायरस का सबसे पहला केस निकल कर आया था जर्मनी के एक शहर से, उस शहर का नाम मार्बर्ग था। तो वहाँ पे सबसे पहला केस निकल कर आया 1967 के अंदर में, इस वजह से इस वायरस का नाम ही मार्बर्ग रख दिया गया, क्योंकि पहली बार वो वहीं पर पाया गया। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली में 1967 में जब जर्मनी के इस शहर में ये वायरस पाया गया तो हुआ क्या था, वहाँ पे एक लैब के अंदर में कुछ वर्कर्स थे जिनका प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट हुआ ग्रीन मंकीज़ के साथ में। अब कहोगे ग्रीन मंकी कहाँ से आ गए, तो जर्मनी ने ग्रीन मंकी को युगांडा से मंगाया था। तो वो इन्फेक्टेड ग्रीन मंकी थे, उन्हीं मंकी से कांटेक्ट करने के बाद में ये जो बीमारी है उन वर्कर्स में आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे पहला केस निकल कर आया, जिस वजह से उसी मार्बर्ग शहर के नाम पे इस वायरस का नाम रख दिया गया। वैसे ये वायरस फैलता किसकी वजह से है, एक बैट यानी चमगादड़ की वजह से फैलता है। आपको पता ही है जो बैट होता है इसमें बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं, ये एक नेचुरल रेजर्वॉयर है वायरस का। तो यहाँ पे जो बैट है उसका नाम है अफ्रीकन फ्रूट बैट। अब ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन फ्रूट बैट जिसका साइंटिफिक नेम है रोसेटस एजिप्टिकस। तो ये यहाँ पर वो एग्जैक्टली बैट देखने को मिलेगा जिसकी वजह से मार्बर्ग वायरस फैलता है। अब ये इस चमगादड़ से इंसान में जाएगा, फिर इंसानों से दूसरे इंसान में फैल सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से। मान लो कोई व्यक्ति है जो इस मार्बर्ग वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, अब उसके सामने एक नॉर्मल इंसान है जो बिल्कुल सही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो यहाँ पर इन्फेक्टेड वाले व्यक्ति के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए या उसके पसीने के कांटेक्ट में आ जाए, तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर ये जो वायरस है वो उस नॉर्मल व्यक्ति के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये इसका यहाँ पे ट्रांसमिशन का प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर में ये वायरस दिख जाए तो कैसे पता लगाया जा सकेगा, क्योंकि किसी भी बीमारी को पता लगाने के लिए उसके सिम्टम्स यानी लक्षण को देखा जाता है। तो मार्बर्ग वायरस में जो लक्षण बनते हैं उसमें सबसे पहले बुखार होगा, फिर उसके बाद में शरीर कांपने लगेगा, ठंड लगने लगेगी, सर में दर्द होगा, मसल्स में पेन होगा, रैशेस होने लगेंगे, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। चेस्ट में पेन होगा, थ्रोट खराब हो जाएगा, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे होने लगते हैं। और जैसे जैसे ये बीमारी थोड़ी और बुरी होती चली जाएगी यानी और एडवांस होती चली जाएगी, जो ये लक्षण है और भयंकर हो जाएंगे। लिवर फेलियर हो सकता है किसी इंसान को, ब्लीडिंग होने लगती है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत सारे डिसफंक्शन हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है मार्बर्ग वायरस डिजीज़ की वजह से हो सकता है। नाउ एवरेज जो मार्बर्ग वायरस डिजीज़ का फैटेलिटी रेट है यानी कि बीमारी जानलेवा है, तो बताया जाता है 50% यहाँ पर ये बीमारी जानलेवा मानी जाती है। यह डिपेंड करता है कि वो वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक तरीके से एक इंसान के बॉडी को पकड़ चुका है। नाउ अब एक लास्ट क्वेश्चन ये भी आएगा, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल है, सोल्यूशन है। तो वैसे तो यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी वैक्सीन नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हम इस बीमारी को फिर भी ठीक कर सकते हैं बाय गिविंग सपोर्टिव थेरेपी। कुछ यहाँ पे थेरेपीज़ वगैरह दी जाती है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दिया जा सकता है ना, या फिर कोई और दूसरे जो ब्लड प्रोडक्ट्स रिप्लेसमेंट वगैरह है, ऐसी कोई चीज़ें अपनाकर, ऐसी थेरेपीज़ को अपनाकर यहाँ पर एक इंसान को इस वायरस से बचाया जा सकता है। ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये मार्बर्ग वायरस डिजीज़ चर्चाओं में बनी हुई है, लेकिन इसके पीछे का डेटा जो मैंने आपको ये प्रेजेंट करके दिया है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा अगर कोई क्वेश्चन आया तो। अब सवाल यह है कि सर ये क्वेश्चन आएगा कैसे, है ना, हमको वो भी आइडिया होना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों हर एक आर्टिकल में मैंने आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा दिया है। एक नया इनिशिएटिव कल से शुरू किया गया है, तो उसको लेकर अपना फीडबैक शेयर करते रहिएगा। यहाँ पे देखो एक सवाल ऐसे बन सकता है कि मार्बर्ग वायरस सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था कौन से देश में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, जर्मनी या कीनिया। तो सिंपल सा आंसर है जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के अंदर भी मार्बर्ग शहर है, वहीं से इसको ये नाम दिया गया, है ना। या उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है कि जो मार्बर्ग वायरस है ये कौन से वायरस वाले परिवार से बिलोंग करता है। ध्यान रखिए, मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिलोविरिडे, एरेनेविरिडे, पैरामॉक्सिविरिडे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही है, फिलोविरिडे फैमिली से यहाँ पर ये वायरस बिलोंग करता है। और केवल मार्बर्ग ही नहीं, इसके साथ साथ इबोला वायरस भी इसी सिमिलर फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया है प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा के साथ में, ये सभी डेटा दोस्तों आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है, और एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, जिसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे पा सकते हैं। इस ग्रुप में आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है, तो नोट्स बनाने वगैरह की जो टेंशन है वो आधी आपकी निपट जाती है, क्योंकि सभी डेटा अवेलेबल है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है ना, वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। कंप्लीटली अपने आप को एक बार सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया है, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इस फोटो का इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत है। ये जो आपको दोस्तों यहाँ पे राइनोज दिखाई दे रहे हैं, ये 1 हॉर्न राइनोज हैं, एक सींग वाले गैंडे, और ये 1 हॉर्न राइनोज को हम इंडियन राइनोज का नाम भी देते हैं। अभी रिसेंटली पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर दोस्तों ये जो 1 हॉर्न राइनोज हैं, इनको देखने के लिए जो विजिटर्स हैं, इनके लिए विजिटर्स के लिए जगह ओपन कर दी गई है ना। अब विजिटर्स आराम से जाकर इसको देख सकते हैं। उसको लेकर कुछ ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, लेकिन ये आर्टिकल एग्जाम में हमारे लिए इस तरीके से हेल्प नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आप सिलेबस वगैरह अच्छे से पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। ये जो 1 हॉर्न राइनो है, इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स, उसके अलावा पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अभी हमने नाम लिया, उसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आप लोगों से। ध्यान रखिए, पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम लोग असम का मैप देखें तो दोस्तों ये है इंडिया का मैप, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उसके अलावा ये बीचों बीच में आपको असम देखने को मिलेगा। असम को जूम करके आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर इसका पूरा डिस्ट्रिक्ट मैप आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा। ठीक है, फिर आप ये एक चीज़ क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पे जो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये दिख रहा होगा, मैंने सर्किल कर दिया है। ठीक है, यहीं पर ये पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो सेंचुरी है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो टैग है 1987 में प्रोवाइड करवाया गया था, और आज के समय पर जो ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इनकी बहुत ज़्यादा संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। इवन सबसे ज़्यादा तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम के अंदर ही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें काजीरंगा के बाद सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनोज की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इस वजह से पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम मिनी काजीरंगा का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो ग्रासलैंड वेजिटेशन है वो देखने को मिलेगा। कई सारी घासों की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, पेड़ पौधे की स्पीशीज़ बहुत सारी हैं, प्लस एनिमल्स की कई सारी प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, ऐसी बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए आपको दोस्तों 1 हॉर्न राइनोज के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे जो ये ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो होता है, अभी तक राइनो की जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से सबसे बड़ी स्पीशी होती है। एक सिंगल यहाँ पर इसका सींग होता है आगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस वजह से इसको हम ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसकी जो स्किन वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, और ज़्यादातर इनकी जो डाइट वगैरह है वो कह सकते हैं कि घास वगैरह होती है, घास वगैरह कंज्यूम करते हैं, ट्रीज़, फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें ज़्यादातर यहाँ पर ये कंज्यूम करते हैं। जब बात करते हैं असम के अंदर में, तो असम में लगभग दोस्तों 2500 से ज़्यादा, प्रिसाइजली अगर बात करेंगे तो 2640 राइनोज की जो संख्या है वो हमको देखने को मिल जाती है केवल असम में। और ये जो 2640 राइनोज हैं दोस्तों, ये असम के अंदर में 4 अलग अलग जगह प्रोटेक्टेड एरियाज़ में फैले हुए हैं। जैसे एक आपका पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, तीसरा काजीरंगा नेशनल पार्क, और चौथा मानस नेशनल पार्क। लेकिन इन चारों नेशनल पार्क में से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है राइनो की वो देखने को मिलती है हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में। लगभग 2400 के आसपास तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं ये राइनोस। काजीरंगा के बाद में दूसरा आपका पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाता है। अब देखिए, एग्जाम में जो पूछा जाने वाली चीज़ है वो है इस पर्टिकुलर राइनो का कंजर्वेशन स्टेटस। जैसे IUCN स्टेटस वगैरह पूछ लिया जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा
तो दोस्तों IUCN के अंदर में वन हॉर्न राइनो को वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि जो पॉपुलेशन इनकी काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, इसको एक प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। इस वजह से कई तरीके से हम प्रोटेक्शन दे भी रहे हैं। दूसरा, जो हमारा साइट्स होता है, जो बेसिकली जो ट्रेड होता है ना, जानवर का व्यापार होता है, उसको लेकर ये कुछ नियम वगैरह हैं। तो इस वाली लिस्ट के अंदर में अपेंडिक्स 1 वाले सेक्शन में कवर किया गया है। अपेंडिक्स 1 का मतलब क्या होता है कि ये जो वन हॉर्न राइनो है, इसको हम इंटरनेशनली ट्रेड नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर इसका जो व्यापार है वो नहीं होगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, यानी इसका शिकार वगैरह नहीं कर सकते। अगर कोई शिकार करता है तो हाई पेनल्टीज उसके ऊपर में चार्ज की जाएंगी। शिकार पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइनोस को प्रोटेक्शन दी जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जिस तरीके से बन सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में, यहाँ से सिंपली क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि फैक्चुअल डेटा है और इसमें से क्या ही बन जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सवाल यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ द वन हॉर्न राइनोसॉरस। वन हॉर्न राइनोसॉरस की जो पॉपुलेशन है वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी? MP, UK, वेस्ट बंगाल या असम? तो सही उत्तर यहाँ पर आपका असम है। और असम में भी 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, और उन 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में से सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, और दूसरा यहाँ पर है पोबीदुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोस की पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है। ठीक, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। ये आर्टिकल दोस्तों आज का बहुत ही ज़्यादा काम का है। यहाँ से आपसे बहुत सारे तरीके के जो क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है। GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं, कोर सेक्टर्स आपको पता है हमारे टोटल 8 मेन कोर सेक्टर्स हैं, 8 मेन इंडस्ट्रीज जिसके ऊपर में हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो कोर सेक्टर हैं अब की बार इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिली। जो आउटपुट लेवल है भारत के इन 8 कोर सेक्टर का वो पिछले 9 महीनों में लगातार डाउन होता चला गया है। 1.8% से अब की बार एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। समझ गए? लेकिन इन 8 इंडस्ट्रीज़ में से कम 6 इंडस्ट्री ने तो एक कॉन्ट्रैक्शन यानी गिरावट फेस की है, जबकि फर्टिलाइज़र और स्टील वाली जो इंडस्ट्री है, बाकी जो 2 इंडस्ट्रीज़ है दोस्तों, वहाँ पर एक बढ़िया गेन हुआ है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब ये मामला क्या है ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़ की, तो वो 8 मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ये हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और ये नाम आपने रटने भी होंगे दोस्तों, एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। ये 8 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके ऊपर हम इकॉनमी डिपेंडेंट है हमारी, जिसमें से ये आपने देख लिया सबसे ज़्यादा वेटेज यानी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है रिफाइनरी, जहाँ पे हम लोग जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, इन्हीं रिफाइनरीज़ के अंदर में रिफाइन होता है, उससे पेट्रोल वगैरह बनता है, फिर दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। उसी तरीके से रिफाइनरी के बाद में जो दोस्तों जो दूसरा सेक्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, स्टील देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजर देखने को मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ आपको नजर आएंगी। कोर बोला जा रहा है यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़। इनका वेटेज क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये 8 के 8 नाम ध्यान रखने के लिए, जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं उनको तो याद रहेंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं बिगिनर्स हैं उनके लिए एक ट्रिक है आपके सामने। ये ट्रिक है दोस्तों 8 इंडस्ट्रीज़ को ध्यान रखने के लिए, और वो ट्रिक है CCC यानी ट्रिपल C और आगे फ्रेंड्स। इस तरीके से यहाँ पर इसको ध्यान रखना, ठीक है। FRENS और आगे ट्रिपल C। ट्रिपल C मतलब एक C से कोल इंडस्ट्री, दूसरे से क्रूड ऑयल इंडस्ट्री और तीसरे से सीमेंट इंडस्ट्री। बाकी फ्रेंड्स की बात करेंगे तो F से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, R से रिफाइनरी इंडस्ट्री, E से इलेक्ट्रिसिटी, N से नेचुरल गैस एंड देन S से स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोस्तों आपकी 8 मेजर कोर इंडस्ट्रीज हो गई। ये प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ ऑप्शन में कुछ इंडस्ट्रीज़ में से इसमें से नाम होंगे, कुछ नहीं होंगे, और पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कितनी कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इनका जो डेटा है कि इंडस्ट्रीज़ कैसे वर्क कर रही हैं, है ना, कि मतलब किस तरीके से इसकी ग्रोथ चल रही है, इसको मेजर करने का काम कौन करता है? तो इसको मेजर करने का काम करता है IIP, दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IIP इसको मापने का काम करता है, ध्यान रखिए। तो IIP एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमारे देश के अंदर में जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, उसमें प्रोडक्शन किस लेवल का हो रहा है उसको मेजर करने का काम करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इससे पता चलता है कि देश में इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ किस लेवल पर है। और ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये इंडेक्स तैयार होता है IIP, इसको कौन तैयार करता है? इसको मंथली बेसिस पे कंपाइल और पब्लिश दोनों किया जाता है, और वो काम है हमारे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का,
जब आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन तो वो ये है, और जब आपसे पूछा जाएगा मंत्रालय तो यही जो CSO है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर तैयार करता है हमारे इस IIP इंडेक्स को। और ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये क्या दर्शाता है, हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, मेन कोर इंडस्ट्रीज है, उसका जो ग्रोथ लेवल है वो एग्जैक्टली किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, इसका बेस ईयर 2011-12 है। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इस इंडेक्स को रेडी करने का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस वगैरह क्या हो सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये जो इंडेक्स है, क्योंकि इसमें यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेटा है कि हमारे देश में इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, तो जो हमारी सरकारी एजेंसीज है वो इसी डेटा का यूज़ कर सकती हैं। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं नई नई पॉलिसीज़ वगैरह बनाने के लिए, जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, जो ये IIP है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के लिए। जो टोटल GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका यहाँ पर जो कैलकुलेशन वगैरह होता है उसके लिए भी IIP बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो बात हो गई यहाँ पर ये इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। आई होप आपको ये यहाँ पे भी एक क्लैरिटी मिल चुकी है। देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, बन क्या सकते हैं, पहले क्वेश्चन बन चुका है। UPSC ने 2015 में एक सवाल पूछा था कि जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, बताइए इनमें से कौन सी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है। वैसे ये वेटेज ऊपर नीचे होता रहता है। 2015 के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा वेटेज है दिए गए ऑप्शन में से। अगर आप इस वाले चार्ट के हिसाब से देखेंगे, कौन सा वाला चार्ट, इस वाले चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, रिफाइनरी का है 28.04% के आसपास। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का है ना। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी की जगह रिफाइनरी भी कहीं पर होता तो वो रिफाइनरी इसका सही उत्तर हो जाता। समझ गए। तो वेटेज किसका है, सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखने को मिलेगा इस ऑप्शन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो 2015 का ये सवाल है। आगे भी सवाल बन सकता है। अब आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये देखिए। पहली चीज़, जो आपका 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इनको मेजर करने का काम किसका है, आपसे ये पूछा जा सकता है। क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको मेजर करता है, क्या IIP इसको मेजर करता है, क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसके थ्रू यहाँ पे हम अपनी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को मेजर करते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका IIP दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसको मेजर करता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है कुछ इस तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ पर जोर दिया था आपको कि इन इंडस्ट्रीज़ के नाम ध्यान रखिएगा, और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया है, CCC और फ्रेंड्स, ऐसे करके याद रखिएगा इन 8 इंडस्ट्रीज़ के नाम। क्योंकि एक तरीका यहाँ से सवाल बनने का ये भी है जिसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। यहाँ पे 4 इंडस्ट्री के नाम दिए गए, इन चारों में से बताओ कौन से ऐसी इंडस्ट्री है जो इस 8 कोर इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। कोल वो तो है, सीमेंट वो भी है, इलेक्ट्रिसिटी ये भी है, बची टेक्सटाइल। तो ये कपड़ा इंडस्ट्री जो है दोस्तों ये हमारा 8 कोर इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, चाहो तो आप यहाँ पे मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको मेंस के सवाल दे रखे हैं इसी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पे कि भाई ऐसे सवाल बन सकता है मेंस में। यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ इन इंडियन इकॉनमी। इन मेन इंडस्ट्रीज़ का भारतीय इकॉनमी के अंदर में क्या महत्व है वो बताइए, और कैसे यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये सीधा इम्पैक्ट करती हैं। तो कहोगे इस क्वेश्चन को तो हम आराम से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो आसान है, इसको तो लिख देंगे 250 शब्दों में। लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका दोस्तों बदल सकता है, और एक तरीका यहाँ पर यह भी हो सकता है। सवाल ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि जो हमारी 8 मेजर कोर इंडस्ट्रीज़ है इसका जो परफॉर्मेंस है, और भारत में जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, रोजगार जनरेट हो रहा है, इसके बीच का रिलेशनशिप क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए। और कैसे जो सरकार की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं, इनको यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं ताकि अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जॉब्स को अच्छे से प्रमोट कर सके। तो ऐसे भी 200 सवाल बन सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकंड वाले ऑप्शन की तरह ही सवाल बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चाओं में कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी उत्तर आप लिख सकते हैं, आपके पास में चॉइस है। और एक आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करिएगा, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। ज़बरदस्त आर्टिकल होने वाला है आज के हमारे सेशन का। पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है। प्रीलिम्स के अंदर में एज अ फैक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। तो मिथुन चक्रवर्ती,
इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है अभी मतलब दिया नहीं गया है, बस खाली नाम रिकमेंड कर दिया गया है। और ये अवार्ड दिया जाएगा अभी 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर को दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड की सेरेमनी होने वाली है। अब की बारी ये 70वीं सेरेमनी होगी, जिस वजह से यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसका कवरेज किया जा रहा है। तो मिथुन चक्रवर्ती मंडे यानी कल की बात कर रहे हैं, कल यहाँ पर इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 2022 का यहाँ पर अवार्ड इनको दिया जा रहा है। और 70th नेशनल फिल्म सेरेमनी जैसे मैंने आपको बताया 8 अक्टूबर को दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। इनकी जो जर्नी है वो यंग मैन से लेकर कितना ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने को मिला, देन उसके बाद में जाकर एक आइकन के तौर पर यहाँ पर ये उभर कर आए। इनका जो डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है अपने काम के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल देखने को मिला है ना। कई सारे इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर ये काम कर चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जो हमारे सिनेमा से रिलेटेड हैं। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को और भी कई सारे जो अवार्ड्स है वो पहले दिए जा चुके हैं, है ना, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। इनका एक बहुत बड़ी जो पॉपुलैरिटी है वो 1980s में देखने को मिली, जो एक गाना था डिस्को डांसर, उसकी वजह से वहाँ उस फिल्म में बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग इनको जानने लगे। फिर उसके बाद कई सारी ऐसी फिल्म्स आई जिनमें इनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल था, जिसकी वजह से कई सारे अवार्ड्स मिले। फिल्म फेयर अवार्ड मिला है इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का 1990 में। फिर उसके बाद इनको 2 और नेशनल फिल्म अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया 1992 और 1998 में, अलग अलग मूवीज़ के लिए। फिर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अलग अलग जो वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हिंदी, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु, अलग अलग भाषाओं में जो मूवीज़ आ रही हैं उन सब में यहाँ पर इन्होंने अपना जो रोल है वो प्ले किया है। अपने बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, एक्शन के लिए तो जाने जाते हैं, उसके अलावा ड्रामा, कॉमेडी, इन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती का एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनको अभी यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया जाएगा। तो एग्ज़ाम में दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली वनडे एग्जामिनेशन में तो सवाल आएगा ही आएगा। ऐसे टॉपिक्स उनके फेवरेट होते हैं, लेकिन यूपीएससी में पूछा जा सकता है। इस आर्टिकल से 2-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, और उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में, क्योंकि अभी 8 अक्टूबर को नेशनल फिल्म अवार्ड्स यहाँ का सेरेमनी होगा। तो दोस्तों ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है ये प्रेजेंट किए गए थे सबसे पहली बार 1954 में। अब जो ये अवार्ड दिए जाते हैं फिल्म को लेकर, ये 2 प्रकार की 2 कैटेगरीज के फिल्म को लेकर अवार्ड दिया जाता है। एक होता है फीचर फिल्म और एक होता है नॉन फीचर फिल्म, दोनों को ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले विनर थी वो थे नारगिस। नारगिस पहली एक्टर थे जिनको यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला फॉर हर परफॉर्मेंस। उसके अलावा यहाँ पे जो उत्तम कुमार हैं इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एंथनी फिरंगी के लिए। तो ये यहाँ पर 2 कह सकते हैं एक्टर और एक्ट्रेस आपको देखने को मिलेंगे जो सबसे पहले विनर हैं इन अवार्ड्स के। लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड दिया कैसे जाता है, इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक पूरी जूरी बैठाई जाती है, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं और उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। और वो सब मिलकर वो जो मेंबर्स होते हैं वो खुद काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं सिनेमा की फील्ड में, दूसरे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में। और ध्यान रखिए जो ये पूरा डायरेक्टरेट सेट होता है, इस डायरेक्टरेट को सेट करने वाली बॉडी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सीधा गवर्नमेंट यहाँ पर आ रही है, ध्यान रखिए। तो ये फिल्म अवार्ड्स को प्रेजेंट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज कर रही है अपने मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से। यही बॉडी है जो इस नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स को भारत में ऑर्गेनाइज करती है। जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर डायरेक्टरेट होते हैं जो यहाँ पर इस तरीके से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंडियन पैनोरामा, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब नेशनल फिल्म फेस्टिवल क्या है, ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ये पूरी एक सेरेमनी होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं, स्पेशली हमारे पूरे सिनेमैटिक इंडस्ट्री के लिए। और ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है, ध्यान रखिए, क्योंकि आपके जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर का एक अहम हिस्सा है। तो इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जैसे मैंने आपको बोला, इनके पास में जिम्मेदारी है लंबे समय से इस सेरेमनी को होल्ड करने की, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास में यहाँ पर पूरी पावर होती है इसको मैनेज करने की, यानी सीधा गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो मिनिस्ट्री एंड इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, ये सभी चीज़ों को हमारे देश में रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, प्रेस, प्रिंट, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें इन्हीं के अंडर में तो आती हैं, और किसके अंडर में आती हैं, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी फिल्म एलिजिबल होती है, अब उसके एलिजिबिलिटी का एक प्रॉपर क्राइटेरिया भी होता है कि भाई ऐसे थोड़ी ना है किसी भी फिल्म को यहाँ पर अवार्ड दे दिया जाएगा। सबसे पहली बात, क्योंकि ये नेशनल फिल्म अवार्ड की बात कर रहे हैं, अपने देश के लिए है, तो वो जो पिक्चर है वो भारत में प्रोड्यूस होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जो फिल्म है उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेशन मिलना होगा, उसके थ्रू सर्टिफाई होनी चाहिए।
उसके बाद कई सारे सेक्शंस होते हैं जिसको देखने के बाद में ये अवार्ड दिया जाता है। और ये आप देख पाएंगे पिछले साल का आर्टिकल है, पिछले साल भी जीएस पेपर नंबर 1 ड्रामा एंड थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो पिछले साल भी यहाँ पर ये अवार्ड दिए जा चुके हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, क्योंकि हम यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में पढ़ना चाहिए था हमें, आपने हमें पढ़ा दिया नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड का एक हिस्सा है। अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। तो दोस्तों पिछले साल यहाँ पर जो वहीदा रहमान है, इनको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2021 का अवार्ड इनको दिया गया, 2022 का यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। उससे पहले 2020 का अवार्ड यहाँ पर मिसेस आशा पारेख को दिया गया था, 2019 का रजनीकांत जी और 2018 का अमिताभ बच्चन जी को यहाँ पर यह अवार्ड मिल चुका है। नाउ अब बात आती है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, क्या बोला मैंने, ये बोला कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टर्स हैं हमारे, उनको सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये जो अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इसका नाम जो हमारे धुंधीराज गोविंद फाल्के जी हैं, इनके ऊपर रखा गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर हैं, आप ये कह सकते हैं ये वही पर्सन है जिसकी वजह से भारत में सिनेमा एग्जिस्ट करता है, जिन्होंने भारत को पहला फिल्म यहाँ पर दिया। इंडिया की पहली फिल्म यहाँ पर यही लेकर आते हैं जिस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो 1913 में सबसे पहली फिल्म इनके थ्रू लेकर आई गई। और जो ये अवार्ड है इनके नाम पे जो दिया जाता है, वो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर इनको एक सम्मान देने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, कि भाई इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा के ग्रोथ के लेकर, इंडियन सिनेमा के डेवलपमेंट को लेकर, उस चीज़ को यहाँ पर एक बार हम याद करते हैं इस अवार्ड के माध्यम से। नाउ ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि ये तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर भारत को पहली फिल्म दी अपनी, लेकिन इस अवार्ड को देना शुरू किया गया था 1969 में। और इस अवार्ड में होता क्या है, एक स्वर्ण कमल होता है, प्लस कैश प्राइज होता है 10 लाख रुपए का, एक सर्टिफिकेट होता है, सिल्क का एक रोल होता है और शॉल वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस अवार्ड में दी जाती हैं। ये अवार्ड प्रेजेंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ऑफ इंडिया यहाँ पे दोस्तों इसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अकेले नहीं होंगे, क्योंकि ये सब पूरे अवार्ड्स को, इस फिल्म फेस्टिवल का जो पूरी जिम्मेदारी है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, अभी हमने पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में। तो ये जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उनके सामने यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो ये अवार्ड प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी यहाँ पर इसका विजेता होगा। प्लस हमारे जूरी के चेयरपर्सन भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया सिने एम्प्लॉयज़, यहाँ पर ये सब लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इस पर्टिकुलर सेरेमनी के दौरान प्रेजेंट होते हैं जब ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। और सबसे पहले रिसिपिएंट कौन है, सबसे पहला ये अवार्ड किसको दिया गया था, तो देविका रानी जी को यहाँ पर ये सबसे पहला अवार्ड दिया गया था 1969 में। ठीक है, जब यहाँ पर इस अवार्ड की शुरुआत हुई। तो दादा साहेब फाल्के को हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोलते हैं, क्योंकि इंडियन सिनेमा इनकी वजह से एग्जिस्ट करता है। इन्होंने 95 मूवीज़ बनाई, 26 शॉर्ट फिल्म्स बनाई अपने पूरे कैरियर के अंदर में, जो 19 साल का यहाँ पर कैरियर चला। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इनके पास में स्पेशलाइज्ड स्किल थी लिथोग्राफी को लेकर, ओलियोग्राफी को लेकर। प्लस इन्होंने जो राजा रवि वर्मा पेंटर हैं उनके लिए काम भी किया था। इन्होंने अपना जो कैरियर है वो एक छोटे से टाउन से शुरू किया था एज अ फोटोग्राफर। अब आज यहाँ पे हम सब पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए, समझ गए। तो ध्यान रखा, इंडिया की फुल फीचर फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, वो फिल्म यहाँ पर इन्होंने ही प्रेजेंट की थी। नाउ अभी हम लोग बात कर रहे थे जिनको सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, वो यहाँ पर आपको कौन देखने को मिल जाएंगी, देविका रानी। तो देविका रानी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। इन्होंने यहाँ पर अपना जो डेब्यू है वो यहाँ पर शुरू किया था 1933 के अंदर में। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन फिल्म यहाँ पर तैयार होती है। पर उसके अलावा कई सारे और भी मूवीज़ के अंदर में यहाँ पर इन्होंने एक्टिंग की है। उसके साथ साथ पद्मश्री अवार्ड से भी यहाँ पर इनको सम्मानित किया जा चुका है। प्लस दादा साहेब फाल्के अवार्ड की पहली रिसिपिएंट तो यह है ही, हमने इनके बारे में ये बात कर ली है। इनकी डेथ हुई थी 9 मार्च 1994 में। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे लगातार न्यूज़ में कवरेज में बने हुए हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर में आने वाले समय पर आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसके ऊपर भी तो सवाल उठता है ना। चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स क्वेश्चन में सबसे पहला तरीका यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। क्योंकि इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहना चाहिए कौन है वो, देविका रानी, जिनको सबसे पहली बार यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, और यहीं पे हम ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया जाता है वो कौन सी पर्टिकुलर बॉडी के माध्यम से दिया जाता है।
क्या फिल्म फेयर अवार्ड्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड देता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन, या फिर नेशनल फिल्म अवार्ड्स देता है। अब यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ज़्यादातर क्या लगा देते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स यहाँ पर देता है, और कौन देगा, क्योंकि हमने पढ़ा ही यही है। लेकिन बार बार मैं इस चीज़ में आपको बताता हुआ आया कि ये सब यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी ऑर्गेनाइज करने का काम किसका है, ये ऑर्गेनाइज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है। उन्होंने ही तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को सेटअप किया है, इन्हीं के तहत तो यहाँ पर ये पूरा सेरेमनी होता है। तो यहाँ पे जो ये अवार्ड है ये कौन दे रहा है, सीधा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। तो क्वेश्चन करने से पता चल जाता है कि हाँ यार यहाँ पे मुझसे गलती हो सकती थी, तो इस गलती को मैं इस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी चलिए, स्टार्टिंग में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आज के सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इतना ही रेलिवेंट है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे फालतू की चीज़ें कवर करना तो आप भी कर भी सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है यार उसका, ये बहुत है। आज काम के आर्टिकल थे तो उसको हमने बेसिक फैक्ट्स के साथ में, प्रॉपर क्वेश्चन के साथ में डिस्कशन किया। अब देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा गया था, प्लीज़ इसका आंसर नोट करिए। फिर आगे मैं आपको प्लेसेस इन न्यूज़ का क्वेश्चन भी पढ़ाने वाला हूँ। तो नमस्ते स्कीम के बारे में कल हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो भारत सरकार ये स्कीम लेकर आई है, इसका मेन पर्पज़ यही था कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, जो यहाँ पर एक इंसान से गटर वगैरह साफ़ करवाया जा रहा है, स्पेशली यहाँ पर उस प्रैक्टिस को पूरी तरह से ख़त्म करना, ये हमारा मेन पर्पज़ है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। इवन नमस्ते स्कीम की अपने आप में एक फुल फॉर्म है, और वो क्या फुल फॉर्म है? नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। भारत सरकार का इनिशिएटिव है जहाँ पे हमने शहर वाले एरियाज़ के ऊपर में फोकस किया है कि वहाँ पे जितने भी इस तरीके के मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं जो गटर वगैरह साफ़ करने का काम कर रहे हैं, स्पेशली उनका कल्याण करना, उनके जो लाइफ्स, उनका जो जीवन है उसको ट्रांसफॉर्म करना, इस प्रैक्टिस को ख़त्म करना उनके। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये सब करने से, गटर वगैरह या सेप्टिक टैंक्स वगैरह साफ़ करने से कई सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स की जान भी गई है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होती हैं, और वो टॉक्सिक गैसेस यहाँ पर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा साबित हो सकती हैं। तो अलग अलग तरीके से सपोर्टिव मेजर्स के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर इनको सपोर्ट किया जा रहा है। देन उसके बाद आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, है ना। अभी आप, सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चन कह रहा हूँ यार स्टार्टिंग में मैंने आपको एक प्लेस का क्वेश्चन दिया है कि भाई आप जाकर अच्छे से मैप में कैनरी आइलैंड्स को देखना है। तो कैसे देखना है, आइए मैं आपको इसके बारे में पढ़ा देता हूँ। कैनरी आइलैंड्स बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार का आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो क्या होता है दोस्तों, ये एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। आर्कीपेलागो बेसिकली एक टर्म होता है जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए। छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत सारे लंबे एरिया में फैले हुए हैं, तो उसको आर्कीपेलागो बोला जाता है। समझ गए? अब ये जो आइलैंड्स होते हैं आर्कीपेलागो, ये कैसे बनते हैं? जियोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से। कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है, कोई बहुत बड़ा वॉल्केनिक विस्फोट हुआ है, या टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो गया, इन सब प्रोसेस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इन आर्कीपेलागो का फॉर्मेशन होता है। ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स का पूरा चेन बन जाता है। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाएगा आर्कीपेलागो क्या है, तो छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप को हम आर्कीपेलागो बोलते हैं। तो कैनरी आइलैंड भी आर्कीपेलागो है, यानी इसमें छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? एटलांटिक ओशन के अंदर में ये लोकेटेड है। लगभग 1300 किलोमीटर तक का रीजन में ये फैला हुआ है, स्पेन के कंट्रोल में आता है। उसके अलावा जो ये कैनरी आइलैंड है, इसमें आपका स्पेनिश प्रोविंसेस भी, यानी स्पेन की बहुत सारे यहाँ पर स्टेट्स भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे एक है लास पाल्मास, सबसे पॉपुलर है। सेंटा क्रूज डी का नाम आपने सुना होगा, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये स्पेन के प्रोविंसेस हैं, स्पेन के कंट्रोल में आते हैं। और जैसे हमने डिस्कस किया कि आर्कीपेलागो बनते हैं वॉल्केनिक फॉर्मेशंस की वजह, सॉरी वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, तो जो कैनरी आइलैंड है ये भी आर्कीपेलागो है। तो ये जो आज से मिलियन साल पहले बना था, उसके पीछे का रीज़न भी था वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि जो भी हमारे ज्वालामुखी थे उसके अंदर विस्फोट हुआ, उसकी वजह से जो ये आइलैंड्स हैं इनका फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब एग्जैक्टली हम लोकेशन देख लेते हैं मैप में ये कहाँ पर है। तो दोस्तों पहले तो आप ये वर्ल्ड मैप देखो, यहाँ पर ये इंडिया दिख रहा है, ये पूरा अफ्रीका दिख रहा है। अफ्रीका में अभी हमने रवांडा पढ़ा था थोड़ी देर पहले, याद होगा। तो अफ्रीका में जस्ट ऊपर आपको ये मोरक्को नजर आएगा, देखो ये लिखा है ना मोरक्को। मोरक्को के बगल में ही यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैनरी आइलैंड, जो कि स्पेन के अंडर में आता है, ध्यान रखिए। अब इसको ही मैं जूम कर रहा हूँ, कौन से वाले पोर्शन को? इस पोर्शन को मैं जूम कर रहा हूँ जो मैं सर्किल कर दिया, ये पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। पहले वर्ल्ड मैप में देखोगे तो दोस्तों ये यहाँ पर मोरक्को है और ये हमारे कैनरी आइलैंड्स हैं। इसको जूम कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से ये नजर आएगा। ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ऊपरी हिस्सा हो गया, जिसमें इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को है। मोरक्को से इधर वेस्टर्न साइड में आप देख पाएंगे छोटे छोटे ढेर सारे आइलैंड्स हैं, क्योंकि आर्कीपेलागो है तो आइलैंड्स का ग्रुप है। यही हमारे कैनरी आइलैंड्स हैं। क्वेश्चन आपसे बन सकता है ये कहाँ पर है, तो एटलांटिक ओशन में है, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर हमारा एटलांटिक ओशन प्रेजेंट है।
है ना। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी वही लगा है कि कैनरी आइलैंड्स बताइए कौन से समुद्र में लोकेटेड है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक ओशन। ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे बन जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था सेशन दोस्तों, कैसा लगा अपना फीडबैक वगैरह नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करे करो। क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए उसका आंसर दिया करो, कुछ क्वेश्चन को इधर उधर करना है तो अपने कुछ और सजेशन आप लोग दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।